So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Bull. I am संदीप विश्वकर्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। इसका एक लेक्चर हो गया था। हमने बेसिक कैलकुलेशन सीखा था कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दूसरा लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करने के साथ साथ PYQs कुछ करेंगे और उसके बाद से हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और कल ये लेक्चर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन वी विल फर्दर मूव ऑन रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन। तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, चूंकि क्रैश कोर्स है तो हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन समझ में भी आएंगी और मजा भी आएगा। तो बिना मजा के तो कुछ है नहीं। तो चलो शुरू करें गाइस। गाइस, हाउ इज द जोश? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। ओके तो चलिए, अमन जी भी आ गई हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो, अब तक हमने क्या सीखा था कि सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कैसे करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कैसे करते हैं डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम के लिए। याद है डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन? मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूं अपने सारे प्यारे भाइयों को। हम डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए हम निकालते थे एक्स यू एम बराबर क्या लिखते थे, एक्स सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? जल्दी से बोलो। m1x1 प्लस, यार एक गलत पेन से लिख रहा हूं ना। बहुत बढ़िया इरशाद, लगे रहो। एक्सियम क्या होता है बताओ इरशाद? m1x1 प्लस m2x2 डैश 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 अपन समेशन ऑफ m। और वाईसीएम क्या होता है? वाईसीएम क्या होता है? समेशन ऑफ, ऐसे लिख लो, एम आई वाई आई अपन समेशन ऑफ एम। आई कहां से वेरी करा दो, 1 से लेके जहां तक भी हो n तक। ठीक है, और जेड उसके बाद क्या था? जेड, जेड स्वयं था ना जी। जेड कोऑर्डिनेट अगर कभी निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। अच्छा, ये किसके लिए था मेरे भाई? डिस्क्रीट के लिए था। लेकिन मैं तुम्हें बोला था कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी डिस्क्रीट के अलावा हमें क्या कंटिन्यूअस बॉडी का निकालना पड़ जाए, तो जब भी कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स यूज करते हैं, समेशन को क्या बोल देते हैं? समेशन को क्या बोलते हैं? समेशन को क्या बोलते हैं भैया? समेशन मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो अगर कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का एक्सयूएम निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा? समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, एक्स आई की जगह पे एक्स और मास की जगह पे डीएम अपान इसकी जगह पे इंटीग्रेशन और मास की जगह पे डीएम। बात समझ में आया? वाई अगर कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए निकालना हो, अगर सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए, तो कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ, इसकी जगह पे समेशन इंटीग्रेशन और y की जगह पे y और m की जगह पे dm अपान में इसके जगह पे इंटीग्रेशन और m की जगह पे dm। खत्म। इसका भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद हो रहा है? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस ये फॉर्मूला था किसके लिए? कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। तो डिस्क्रीट बॉडी जब अलग अलग मास हो तो हम ऐसे निकालेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट पे रखा गया है। और मान लो कोई रॉड है, कोई कोन है, कोई ट्रायंगल है, कोई सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, फलाना डेम का जो भी है, धनिया पुदीना, उसको अगर निकालना है, अगर कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। एंड यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का रेगुलर बॉडी का। हाँ क्या जी? ए भाई, ये क्या हो रहा है इसके साथ? कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का हम यहां से निकालेंगे। अरे में पॉइंट, हाँ या ना बताओ? फार्मूला तुम्हें याद होगा तो ठीक है। देखो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ बॉडी पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। ठीक, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजेनियस, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल सेंटर। हमेशा सिमेट्रिकल, अगर बॉडी सिमेट्रिकल हो और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो तो कोइंसाइड कर जाएगा सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जैसे फॉर एग्जांपल, यह एक क्या है, मान लो ये क्या क्या नाम देते हैं इसको, स्क्वायर प्लेट है। यह एक स्क्वायर प्लेट है। रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन स्क्वायर मानो। ठीक है, रेक्टेंगल भी मान सकते हो। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे होगा। कौन सा? जहां पे दोनों इसके डायगोनल काटेंगे। अगर ये मान लो रेक्टेंगल होता तो चूंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं? सिमेट्रिकल मतलब अगर मैं इसको 20 से काट दूं तो जितना मास इधर है उतना मास इधर, और अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो जितना मास लेफ्ट साइड है, जितना मास इस मतलब इसके नीचे, इस रेखा के नीचे, उतना ही मास उसके ऊपर है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इन दोनों के
कोइंसाइडिंग पॉइंट पे लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं एक ये बनाता हूँ, यह एक ट्रेंगल है जिसका नाम दे दिया गया कौन सा, इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा, देखो ये सेंट्रॉयड है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है ना, है कि नहीं है? तो इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें हमें देख के बताना होता है कि सेंटर ऑफ मास किधर को लाई करेगा। ठीक है, अब हमें देखना है सेंटर ऑफ मास कुछ रेगुलर बॉडीज के। पहला, यूनिफॉर्म रॉड। अगर यूनिफॉर्म रॉड हो तो यूनिफॉर्म रॉड की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तुम बताओ। अगर ये रॉड है, मुझे एक पॉइंट ढूंढना है जिससे मैं टिका के इसको बैलेंस कर पाऊं, तो ऑफ कोर्स वो मिड पॉइंट ही होगा जिसमें मैं टिका के इसको क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, बैलेंस कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं क्यूबिकल बॉक्स की बात करूं, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तुम बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल, उसका बीच वाला जो पार्ट होगा ना, उसका एक कहीं बीच वाला पार्ट होगा, एक सेंटर होगा, वो वाला सेंटर जो है वहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, उसके बीच में, उस बॉडी के अंदर होगा। बात समझ में आ रहा है? तीसरा, अगर सर्कुलर रिंग हो तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा, सेंटर। अरे सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ऑफ कोर्स सेंटर पे लाई करेगा, तभी ना इसके चारों तरफ के मास बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है? सर्कुलर रिंग का तो क्या बताओ, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये जरूरी है क्या कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसा हो? क्या सेंटर ऑफ मास किसी चीज का उसके बॉडी के बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स रिंग रिंग की बॉडी के तो बाहर ही तो है, रिंग में बॉडी के बाहर ही तो है। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास पूछूं तो ये कहां पे होगा, जैसे रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां था, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, सर्कुलर डिस्क हो, अगर सर्कुलर डिस्क हो तो सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके सेंटर पे होगा। मान लो डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा मेरे भाई, इसके सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना जी। देखो जब भी तुम्हें सिमेट्रिक सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करना हो तो उसको मतलब ऐसी दो लाइंस खींचो जिसके अबाउट सिमेट्रिकल हो। तो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं तो क्या इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जितना मास इसके लेफ्ट में है उतना ही मास इसके राइट में है कि नहीं है? और उसी तरीके से एक और मैं लाइन खींचता हूं जिसका मास जितना नीचे है, डाउन है, उतना ही मास इस लाइन के ऊपर है। तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है और इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो इन दोनों सिमेट्रिकल लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 100%। बात समझ में आ रहा है? अब स्फीयर हो, अगर स्फीयर है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां पे होगा, हमें स्फीयर भी एक सिमेट्रिकल चीज है ना, तो उसका सेंटर जो होगा वही ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा और सेंटर ऑफ मास वहीं लाई करेगा। खत्म बात। देखो इन सब का, देखो इन सब का सेंटर ऑफ मास देखो कहां लाई कर रहा है, दिख रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पे लाई कर रहा है, इसका इसके सेंटर पर। ये बेलनाकार है तो इसका इसके सेंटर पर। ओके सॉरी, तो पहले नहीं बता पा रही थी कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए हैं, अभी बता रही हो। ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, चलो। तो तुम एक रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर को लाई करेगा, तुमको इसका आइडिया है। लेकिन हमें सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। हमारे एग्जाम में कभी ऐसा सवाल नहीं देगा, मतलब दुल्लू सा, कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा ना। अगर रेगुलर बॉडी है, अगर रेगुलर बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो कोई बता देगा, लेकिन एग्जाम में जो आता है ऐसा आता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा कैसा आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी मास के पास होता है। जैसे मैं बोलूं, एक ये है और एक छोटा सा ये है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा या इसके साइड होगा या इसके साइड होगा? इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली हैवी बॉडी के पास होगा, हैवी बॉडी के पास होगा। तो ये छोटे छोटे सवाल हल करने में ना आएंगे यू हेल्पफुल। अब देखो, अब मैं ना कुछ निकालवाना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ बहुत प्रेम से तुमसे। जैसे मान लो ये क्या है, ये क्या है,
कोई भी सर्कुलर, मान लो सर्कुलर कह रहा हूं, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पे इसका 0,0 है, मैं तुमसे बोलूं कि इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों डायगोनल के हाफ पॉइंट पे होगा। तो ये हाफ पॉइंट मतलब यहां से यहां गया तो b/2, इसका x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? b/2 कॉमा l/2। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भैया इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को आप बता पा रहे हो? क्या है मसला? बता पा रहा हूं कि नहीं बता पा रहा हूं? ठीक है। मान लो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट होता, ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? तो उसके सेंट्रोइड पे लाई करेगा। और हमेशा सेंट्रोइड जो होता है ना, बेस से जानते हो कितने दूरी पे होता है? h/3 के दूरी पे होता है। कितने दूरी पे? h/3। व्हाट इज h? व्हाट इज h? h क्या है? h इज व्हाट? h क्या है? h इज हाइट। हाइट, इसका हाइट, तो इसका हाइट क्या है? ये आर्गेनी में पॉइंट, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? अब ये सवाल ना तुमसे पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल कहां पे है। अब सेमी सर्कुलर रिंग, अगर किसी सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो मान लो ये जो 0,0 है ना, ये जो, जैसे अगर ये पूरा रिंग होता तो ओ क्या होता? ओ इसका सेंटर होता, लेकिन ये पूरा रिंग तो है नहीं, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। तो ये जब सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से जानते हो कितना ऊपर होता है? 2r/π। कितना ऊपर होता है? 2r/π। कितने लोग को समझ में आ रहा है? इसके सेंटर से कितना ऊपर होता है? 2r/π। ध्यान से याद रख लो, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या याद रखना है? सेमी सर्कुलर रिंग। अभी अगर तुम बोर्ड वाले होते तो मैं तुमको ये डिराइव करवाता, लेकिन मैं ये डिराइव नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें अभी याद करवाऊंगा, बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम। समझ में आ रहा है? रिंग समझते हो ना? रिंग, दिस इज रिंग। चूड़ी का आधा, चूड़ी मान लो ये पूरा चूड़ी था, चूड़ी का आधा काट दिया तो ये हो गया सेमी सर्कुलर रिंग। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो इसके सेंटर से कुछ दूरी पर होगा। और कितना दूरी पर होगा? 2r/π। बात समझ में आया दोस्त? अच्छा, सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क समझते हो? डिस्क जो कैसेट लगता था, हाँ, दैट इज डिस्क। अब पूरे कैसेट को क्या किया? आधा काट दिया। अगर एक कैसेट पूरा होता तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में लाई करता पॉइंटों पे, लेकिन अब कैसेट पूरा तो है नहीं, आधा है, तो ये है आधा। अब यहां से कितने दूरी पे लाई करेगा? यहां ओरिजिन से, तो इस ओरिजिन से कितने दूरी पे लाई करेगा? 4r/3π पे, 4r/3π डिस्टेंस पे। ये याद कर पा रहे हो तुम लोग? 4r/3π डिस्टेंस पे, यहां से 4r/3π डिस्टेंस पे, 4r/3π दूरी पर ऊपर की तरफ लाई करेगा। कहा क्या? इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा और ओ से इसकी दूरी 4r/3π होगी। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मान लो अगर सॉलिड स्फीयर होता तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है बताओ? उसके सेंटर पर, उसके सेंटर पे। लेकिन मान लो मुझे चुल मच गया, मैं सॉलिड स्फीयर को काट के हेमी सॉलिड स्फीयर बना दिया, मतलब ये सिर्फ आधा है। मान लो एक बॉल था, बॉल को बीच में से काट दिए। अब बताओ ये जो बॉल है इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? तो मैं बोलूंगा इसका ओ तो कहीं पहले यहां था, नहीं नहीं अभी भी वहीं नहीं लाई करेगा। तुम बताओ, अगर तुम कह रही हो यहीं लाई करेगा तो तुम बताओ, यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो क्या इसके ऊपर जितना मास है उसके नीचे भी उतना ही मास है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब जो तुम सोच रहे हो गलत है। सेंटर ऑफ मास इसका कहीं ऊपर लाई करेगा, तभी तो यहां से मैं लाइन खींचूंगा तो जितना ऊपर मास आए उतना नीचे मास आए। और यहां से अगर मैं खींचूंगा तो जितना इधर है उतना इधर, तो दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है। लेकिन ये वाला होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिकल हो पाएगा, मतलब जितना ऊपर मास उतना नीचे मास। तो ये कहां पे होगा? ये पॉइंट कितना होगा, कितनी दूरी पर होगा? तो ये जो दूरी होगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें रटना है 3r/8। क्या है? 3r/8 की दूरी पे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर सर्कुलर कोन, कोन देखा है? जोकर की टोपी। अब जोकर की टोपी में तुमने बालू भर के उसे सॉलिड कर लिया, दैट इज कोन। आइसक्रीम, भरा हुआ आइसक्रीम कोन है, ठीक है। अब देखो इस कोन का जो वो होता है सेंटर ऑफ मास होता है, ये हाइट के h/4 पे होता है। और अगर ये सॉलिड होने के बजाय ये हो जाए, क्या हो जाए? अगर ये कोन सॉलिड होने के बजाय क्या हो जाए मेरे भाई? सॉलिड होने के बजाय क्या हो जाए? जल्दी बोलो। सॉलिड मतलब समझते हो ना, सॉलिड क्या होता है और हॉलो क्या होता है? हॉलो मतलब खोखला, सॉलिड मतलब भरा हुआ।
तो ये जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास YC जो होगा, तो Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास HY3 होगा, एकदम सर्कुलर जैसे, सॉरी एकदम ट्रायंगुलर जैसे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? ओके, तो ये याद हो गया तुम्हें? याद हो गया? अच्छा, तो बताओ भाई सेमी सर्कुलर रिंग का कहाँ होता है, बताओ अमन। कौन से होलो का? होलो कौन का HY3 होता है? ट्रेंगल वाला, ट्रेंगल वाला, ट्रेंगल वाला। तो कितने लोग को याद हो गया? हाथ उठाए प्लीज, हाथ उठाए, कितने लोग को याद हो गया? मैं पूछूं, कुछ भी पूछूं? अच्छा रिंग का बताओ, सेमी सर्कुलर रिंग का है अमन, बताओ। अच्छा 2R/π। ओके, हॉलो स्फेयर का बताओ, हॉलो सेमी स्फेयर का बताओ, हेमी स्फेयर का। मैविस तुम बताओ, सहजान कोई बताए जल्दी से। अच्छा चलो, नहीं याद हुआ, नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं। मेरे भाई लोग को नहीं याद हुआ, आई आई हैव अनदर ट्रिक। चलो ओके, याद याद करवाता हूं, देखो याद करो, ध्यान से देखना ट्रिक। जब भी भूल जाना ना, इसी ट्रिक से निकालना। मैं भी इसी ट्रिक से निकाला था, जेई मेंस में भूल गया था। तो है सिनेमा टाइम, ठीक है, सिनेमा टाइम ऋतिक 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 रोशन श्री देवी। क्या है भाई, बोलो मेरे साथ एक बार, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी, बोलो एक बार। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी। अब सी मतलब क्या हो सकता है तुम बताओ? कौन, क्या हो सकता है? कौन। टी मतलब क्या हो सकता है? ट्रायंगल। एच मतलब क्या हो सकता है? हेमिस्फेयर। और आर मतलब क्या हो सकता है? रिंग, रिंग, अरे रेक्टेंगल का तो हमें पता ही होता है ऑलरेडी, उसमें क्या करना है। और एस मतलब क्या हो सकता है? सॉलिड स्फेयर, स्फेयर सॉलिड, सॉलिड स्फेयर। और डी मतलब डिस्क। समझ में आया? ठीक है, ठीक, बढ़िया बात, बढ़िया बात। ओके, तो अगर हमें ये फाइंड करना है, तो अब हमें यहाँ पे ट्रिक लगाना होगा। व्हाट शुड बी द ट्रिक? देखो, पहले एक बार याद कर लो, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, ठीक है, ठीक है। यहां से रिंग से स्टार्ट करना, 2 3 4। अब ये चीज यहां पे लिख दो, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। अब बस एक चीज यहां पे ऐड करना है, π/8 3π, खत्म। अब तुम किसी का भी निकाल लो। अच्छा कोण में क्या होता है? हाइट होता है ना, तो इसको h कर लो। और ट्रायंगुलर में क्या होता है? हाइट होता है, तो h/3। स्फेयर क्या होता है? r होता है, r/2। रिंग में क्या होता है? रेडियस होता है, तो r/2। सॉलिड स्फेयर में r होता है, तो r/2। और डिस्क में क्या होता है? ये भी r होता है। हो गया, खत्म, खत्म। अब मैं तुमसे पूछूं, किसी का बताओ, हेमी स्फेयर बताओ r/2, कौन बताओ h/4। लेकिन ये कौन सा है? सॉलिड कौन है। और ट्रेंगल या फिर ट्रेंगल और हॉलो कौन एक ही जैसा होता है। कितने लोग को याद हो गया? आप कह रहे भैया बढ़िया ट्रिक था, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, 2 3 4 और 2 3 4, π/8 3π, खत्म बात। कितने लोग कर सकते हैं? अबे यार बोलो, अच्छा ट्रिक नहीं लगा क्या? भाई ये 100% काम आएगा तुम्हें एग्जाम में, एग्जाम में। हाँ सॉलिड्स के लिए, यहाँ पे हॉलो स्फीयर है नहीं, ठीक है। ये ट्रिक ना तुम्हें 100% याद आएगा एग्जाम में, क्योंकि मैं ना भूल गया था और मैंने ऐसे करा था। तो एक काम करो तुम लोग, अभी फटाक से अपना पेन उठाओ, कॉपी पेन उठाओ, और जल्दी से लिख के ट्रिक, बिना देखे यू हैव टू राइट द ट्रिक ऑन योर कॉपी। कॉपी के फर्स्ट पेज पे जल्दी से सारे लोग लिखें, जल्दी से लिखें, और ना फर्स्ट पेज पे लिखें, और जल्दी से फोटो खींच के ग्रुप पे भेजे, ताकि मैं देखूं। जल्दी से लिखो, जल्दी से, चैट बॉक्स में भी भेज सकते हो। जल्दी से लिखो सारे लोग, वरना भूल जाओगे। मैं भी लिख रहा हूं, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है, 2 3 4, 2 3 4, यहाँ π/8 3π, खत्म बात। हो गया, याद हो गया मुझे। ये क्या है? कौन है? ट्रायंगल है। ये क्या है? हॉलो स्फीयर है। ये क्या है? रिंग है। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है? डिस्क है, खत्म बात। तो हर बच्चे को याद हो गया। कोई ऐसा है जिसने खुद से नहीं करा हो? भाई तुम्हारे सेटिंग की कसम है, ब्रेकअप हो जाएगा अगर झूठ बोल दिए तो।
बताओ भाई अमन, खुद से करा तुमने? ओके। और कोई है जिसको ब्रेकअप करवाना है? श्राप बहुत तेज लगता है। ओके, तो आप लोगों को ये याद हो गया। अब इसका यूज क्या था भाई? ये आपने रटवाया, बनाया, सिखाया, समझ में नहीं आया। देखो ये नोट्स में मैंने खुद बना के रखा है, दिख रहा है तुम्हें ये मेरा नोट्स? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, 2 3 4, 2 3 4, पाई 8 3 पाई, और मैंने इसे भी लिख लिया है। ठीक है, तो इसे तुम ना अपने नोट्स में भी सजा सकते हो अच्छे से, और ये तुम्हें एग्जाम में काम भी आएगा, और एक्चुअली एग्जाम में हुआ भी था। ठीक है, तो अब देखो उसका यूज क्या है। उसका यूज आएगा तुम्हें यहाँ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर निकालने में। एक कंबाइंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मेरे प्रिय मित्र? अच्छा, आपको ये कंबाइंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास आप ज्ञात करें। तो हाउ यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास दिस स्ट्रक्चर? तो देखो इसको अब एक कहां से पूछा गया, पहली बात ये देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कहां से पूछा जा रहा है। तो सी से पूछा जा रहा है, तो सी यहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना चाहिए? इसको आपको सी को मान लेना चाहिए ओरिजिन। क्या मानना चाहिए मेरे दोस्त? ओरिजिन। अब इसको ना दो सिस्टम मानो। एक तो ये सिस्टम है जो ओरिजिन पे रखा गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया कि इसका सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पर ही होगा? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखना, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ये तो ओरिजिन पे ही होगा। और देखो दे आर सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल क्या है, तो इनका सिग्मा सेम होगा। जो सिग्मा इसका होगा वही सिग्मा इसका होगा। अरे जो डेंसिटी होती है, अरे डेंसिटी तो सेम होगा ना। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा? देखो सिग्मा बराबर होता है मास अपॉन एरिया, और रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और लेमडा बराबर होता है मास अपॉन लेंथ। समझ में आ रहा है? तो चूंकि हमें सिग्मा दोनों का सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल का है, तो इसका मास बताओ, इसका मास क्या होगा? m1 क्या होगा? m1 होगा सिग्मा इंटू a1, और इसका मास क्या होगा? m2 क्या होगा? a होगा सिग्मा इंटू a2। कितने लोगों को बात समझ में आई? इसे सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास तो 0 0 पे है, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0 0 पे है, और इसका मास है सिग्मा इंटू a1, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो यहां से यहां तक कितनी दूरी है बताओ? ये चूंकि 2r का है, तो यहां से यहां तक r, और इसके सेंटर से ये क्या दिख रहा है तुम्हें? रिंग दिख रहा है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसके यहां से रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो वही लगाओ, सिनेमा टाइम, श्रीदेवी, फलाना ढिमका, क्या क्या होता है? क्या था? रिंग कहाँ गया? 2r/पाई। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से होगा 2r/पाई। तो यहां से यहां तक r है, और यहां से यहां तक जो होगा वो होगा 2r/पाई। तो इस चीज को देखो, इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो, क्योंकि सारे बॉडी का भार मैंने पॉइंट मास मान लिया, सेंटर ऑफ मास पे रख दिया। इस पूरे बॉडी का भार कहां पे रख दूंगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दूंगा कि नहीं? तरीका समझो मेरे भाई। इस पूरे बॉडी का मास, इसके पॉइंट मास पे रख दूंगा। और इसका ओरिजिन से दूरी कितना है? इसका ओरिजिन से दूरी है r + 2r/पाई। कितने लोगों को समझ में आया? और इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? सिग्मा इंटू a2। अब कितना लुल्ल सवाल है, कि दो पॉइंट मास है और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी नहीं निकाल लोगे तुम? हाँ या ना बोल दो, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अबे भाई साहब, इसको इतना लुल्ल करके दे दिया। मैं बोल दिया कि एक मास जो है, यार क्या रिस्पॉन्ड किए हुए तुम लोग गधों वाला। मैंने बोला कि एक मास यहाँ पे है 0,0 पे, और एक मास यहाँ पे 0,0 पे, और इसका मास जो है वो है सिग्मा a1, और दूसरी बॉडी यहाँ पे है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है वो है r/2r/पाई, और इसका मास है सिग्मा इंटू a2। तुमसे पूछ रहा हूँ एक्सयूएम बताओ, तो एक्सयूएम क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपन समेशन ऑफ m1 प्लस m2। ये तो बेसिक फार्मूला था। प्रो वाला फार्मूला क्या था कि अगर ये इस पे है, ओरिजिन पे है, तो यहां से अगर दूरी निकालनी है तो इसका मास रखूंगा सिग्मा a2 इनटू डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? r कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 1 + 2/पाई अपन टोटल मास। तो टोटल मास क्या है? सिग्मा a1 प्लस a2। यही ना, सिग्मा कॉमन कर लिया, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा। तो अब से हमें याद रखना है कि सिग्मा मतलब मास की जगह डायरेक्ट, देखो मास का जगह कौन ले लिया? डायरेक्ट एरिया ले लिया। अगर सिग्मा सेम हो,
अगर सेम मटेरियल हो तो हम मास को एरिया से रिप्लेस कर देंगे। अगर सेम मटेरियल हो, इफ मटेरियल इज सेम, अगर मटेरियल क्या है, सेम है, तो हम मास को किससे रिप्लेस कर देंगे, एरिया से रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आई, मुझे कुछ। अब एरिया रख दो यार, दूसरे वाले का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होगा, ये रिंग नहीं था, ये डिस्क था, सॉरी, ये डिस्क था, ये डिस्क है, डिस्क है, रिंग नहीं है, दिस इज डिस्क। ये डिस्क का एरिया क्या होगा भाई, यहाँ पे हमने ना इसका सेंटर ऑफ मास भी गलत लिखा हुआ था, हमने इसका सेंटर ऑफ मास भी गलत लिखा हुआ है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 4r/3π, यही होता है ना। तो यहाँ पे 4r/3π हो जाएगा। अब करो, अब करो, अब करो, अब हो जाएगा। समझ में आया, यही था ना जी। ये 0,0 पे इसका एरिया, और यहाँ पे r कॉमन कर लो, 1+3/4π, यही ना जी, यही ना जी। डिस्क 4/3π लो, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया याद दिलाया, 4/3π हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, सेंटर ऑफ मास निकालो। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, ए होगा A2। A2 क्या होता है, एक सेमी डिस्क है, इसका एरिया क्या होगा, पूरा रहता तो क्या होता, πr² होता, लेकिन ये पूरा तो है नहीं है, आधा है, तो क्या होगा, πr²/2। ठीक, और उसके बाद से दूरी, दूरी कितनी है, दूरी है r×1+4/3r अपान में टोटल मास, मास क्या हो जाएगा, A1+A2। A1 कितना है, चलो ये जो रेक्टेंगल था या जो भी था 2r का स्क्वायर था, इसका एरिया हो जाएगा 4r², तो ये हो जाएगा 4r², और उसके बाद से फिर से इसका एरिया प्लस में कर दो, इसका एरिया हो जाएगा πr²/2। आंसर। कितने लोगों को समझ में आया सेंटर ऑफ मास मैंने इसका कैसे निकाला। अब जिस बच्चे को याद नहीं होगा ना डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, वो कभी निकाल ही नहीं पाएगा। बात समझे, बुझे बात। और तुम यकीन नहीं मानोगे, जेई एडवांस का सवाल था, और एएमयू में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, क्लियर है, बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो ठीक है। तो ये मेरे नोट्स का सवाल था, तुम इसे नोट कर सकते हो, या मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, खैर बस कहता हूँ, डालता तो हूँ नहीं। ठीक है, चलो भैया, अब देखो अगले टाइप का सवाल, एक क्वेश्चन छठवां टाइप का सवाल है कि सेंटर ऑफ मास मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लो अगर एक रॉड है और ये यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे, बीच पे, L/2 दूरी पे, L/2 पे। लेकिन अगर इसका जो लेमडा है ना, ये जो डेल है, डेल मतलब क्या, व्हाट, डेंसिटी, डेंसिटी इसका क्या है, अगर एक कांस्टेंट है तब, ठीक है, डेंसिटी पर यूनिट लेंथ अगर कांस्टेंट है तब। लेकिन अगर डेंसिटी वेरिएबल हो जाए, डेंसिटी पर यूनिट लेंथ वेरिएबल हो जाए, तो इसके लेमडा मान लो। लेमडा से हम लोग पढ़ते हैं, लेमडा बराबर क्या होगा, मास अपान लेंथ। अगर मास अपान लेंथ वेरिएबल हो तब कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का ना बेसिक तरीका है। ये फार्मूला पता है कहां से डिराइव हुआ था, यहां से डिराइव हुआ था। एक्स नियम बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन। आप चूंकि कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो एक्स नियम अपान इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये कंटिन्यूअस है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा ना जी, बोलो ना यार। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये फार्मूला लगाने के लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, फार्मूला यूज करना पड़ेगा एक्स डीएम। और डीएम बराबर क्या होगा तुम बताओ, यहां से तुम जाओ, ध्यान से सुनना, एक्स दूरी पर एक छोटा सा मास काटो, इसका नाम हो गया डीएम। ठीक है, तो डीएम की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डीएक्स। क्यों, क्योंकि हमने डीएक्स मोटाई का काटा है जिसका मास डीएम है, तो इसका मास जो डीएम है इसमें कितना मास है, नहीं समझे, लैम्डा डीएक्स। डीएम बराबर क्या होता है, लैम्डा डीएक्स। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, लैम्डा डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स क्यों लिख रहा हूं मैं। हाँ, सबको समझ में आना चाहिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछे। मैकेनिक्स ऐसा नहीं होता है, मैकेनिक्स टफ चीज है। तुम बताना, यहां पे एक्स पे तुम गए और एक छोटा सा dx मोटाई काट लिए। अब इस dx मोटाई का मास कितना होगा, dm, उसकी वैल्यू कितनी होगी,
लेमडा पर यूनिट लेंथ का मास लेमडा है, तो एक्स एक्स डीएक्स मोटाई का मास कितना होगा? तुम देखो, अगर एक मीटर का मास लेमडा है, 1 मीटर का मास लेमडा है, तो 2 मीटर का मास क्या होगा? 2 लेमडा। तो डीएक्स मीटर का कितना होगा? डीएक्स लेमडा। बात समझ में आ रहा है? लेमडा डीएक्स हो गया। अब यहाँ पे तुम, और लेमडा की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी एक्स। ये देखो, ये वेरिएबल दिया हुआ था, वेरिएबल दिया हुआ था कि नहीं? दिख रहा है वेरिएबल। लेमडा वेरी कर रहा है एक्स एक्स बढ़ाने पर, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे लेमडा वेरी करता जाएगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं था, तो मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ? अरे भाई, एक्सयूएम का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, डीएम की जगह पे लेमडा डीएक्स लिखो अपॉन लेमडा डीएक्स। लेमडा की वैल्यू पुट करो, लेमडा की वैल्यू पुट करो, ए प्लस बी एक्स डी एक्स अपॉन लेमडा की जगह पे क्या लिखूंगा? ए प्लस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, आप देखो इसको, और ना एक्स, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेना है? एक्स कहां से स्टार्ट होगा? अगर ये 0 है तो ये क्या होगा? एल होगा, क्योंकि पूरी लंबाई एल है। तो 0 से लेके एल तक में इंटीग्रेट कर दो पूरा का पूरा मास, तो ये हो जाएगा ए एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यू बाई 3, ए 0 से लेके एल तक, अपान में ये हो जाएगा, देखो क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, खत्म, 0 से लेके एल तक आंसर। वैल्यू पुट कर देना। वो भी सिखाऊं क्या? वैल्यू पुट करना भी सिखाऊं क्या? हाँ, वो तो तुम कर लोगे। तो तुम्हें समझ में आया कि अगर कभी भी मास वेरी करे, इसका ही नहीं, अगर इसका मास वेरी करे तो भी, किसी का भी मास वेरी करे तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेमडा वेरी कर रहा है तो लेमडा वाला फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम वेरी करेगा तो वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल। इसमें क्या वेरी कर रहा है? देखो, डेंसिटी ऑफ थिन रॉड, एक डेंसिटी वेरी कर रहा है, लेमडा वेरी कर रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये तुम्हें करना है। तीसरा देखो, तीसरा में भी लेमडा वेरी कर रहा है, चौथे में। तो ये 4 सवाल है, ये चारों तुम्हें करना है। क्या तुम इसको कर पाओगे? इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को करना बड़ी आसान है। तुमसे ओ से पूछा गया है, तो ओ को तुम मान लो ओरिजिन, ओ को क्या मान लोगे मेरे भाई? ओ विल बी 0,0। अब तुम बताओ, इस पूरे मास को, इस पूरे बड़ी चक्ति को एक पॉइंट मास से ओरिजिन पे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई कर रहा है, तो इसका मास यहाँ पे हो गया और इसका एरिया A1 हो गया, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इस पूरे को रिमूव करके इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका मास रख दो, खत्म बात। अब ये सवाल सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 2 आ रहा है, आंसर निकाल लोगे। सेंटर ऑफ मास आंसर सॉल्व करके भेजना है। सारे लोग ना अपना अपना आंसर ग्रुप में भेजेंगे, ग्रुप में, और उसके बाद वहां पे मिलाया जाएगा, देखा जाएगा कितने लोगों ने सही आंसर किया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भैया हल्के में ना लेना, डायरेक्ट इससे तो लो लेवल के सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब अगला प्रॉब्लम होता है केविटी प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम होता है केविटी प्रॉब्लम। केविटी प्रॉब्लम करवाने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस दे दूं थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला प्रॉब्लम करके। अरे इसको सॉल्व करके हम लोग ना थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भाई एनर्जी लो नहीं रखनी है, पूरा का पूरा, जब तक सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और एसएचएम खत्म नहीं हो जाए, एनर्जी लुल्ल नहीं करनी है, वरना तुम खुद लुल्ल हो जाओगे, समझ रहे हो? एनर्जी हाई होना चाहिए सेंटर ऑफ मास और रोटेशन पढ़ने के लिए। सबसे तगड़ा चैप्टर पूरे मैकेनिक्स का है, तुम कहीं से भी देख लो। जो एनएलएम और फ्रिक्शन में हवा जो नहीं लगा था, उस सवाल को ये लुल लेवल पे ले जाए कि यूं यूं करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो ध्यान से, समझ लो मेरी बात। देखो एक्सी क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुम्हें पता है सेंटर, अगर दो बॉडी है, ध्यान से देखना, मान लो ये मास m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, और ये मास m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया और इसको भी थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, तो तुमसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस्ड हो गया। तो तुम मैं बताओ, सेंटर ऑफ मास को पोजीशन वेक्टर में यही लिखते हो ना, एक्सी बराबर m1r1 प्लस m2r2 समेशन ऑफ m, यही लिखते हो ना। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना हो
तो एक्सी को डेल्टा एक्सी डेल्टा आरसी करोगे तो M1 और R1 को डेल्टा R1 प्लस M2 को डेल्टा R2 प्लस M3 को डेल्टा R3 करना पड़ेगा। यही तो है ना डिस्प्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यही है ना। क्वेश्चन से समझाता हूं, देखो ये सवाल दिख रहा है, ये 2 केजी है, ये 5 केजी है, ये रखा गया था, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई कर रहा था, बात समझे? हेलो, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं लाई कर रहा था। अब मान लो M1 को चिल मच गया, M1 ने 2 केजी को उठा के 4 मीटर आगे शिफ्ट कर दिया, तो मैं भी जो इसकी दोस्त है उसको भी चिल हो गया कि अरे ये अगर 2 केजी उठा के 4 मीटर आगे शिफ्ट कर रही है तो मैं 5 केजी वाले को उठा के 2 केजी आगे 2 मीटर आगे शिफ्ट करूंगी। ठीक, इन दोनों ने अपना कर्मकांड किया। मेरे दिमाग में आया कि बच्चों ये बताओ, इन दोनों ने बॉडी मतलब इन दोनों ने क्या किया, पोजीशन वेक्टर को चेंज किया, पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेस किया, तो क्या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिस्प्लेस्ड होगा? तो वही तुम्हें बताना है कि सेंटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। तो बोलोगे भैया बड़ी सिंपल है, डेल्टा आरसीएम क्या होता है, M1 R1 प्लस M2 R2। अरे डेल्टा में लिखना होगा, डेल्टा में अपन M1 प्लस M2। अच्छा जी, M1 कितना है, 2 केजी। अच्छा, R कितना है, डेल्टा R कितना है, इसका डेल्टा R कितना, 2 केजी को कितना डिस्प्लेस किया गया है, 4 प्लस 5, और 5 केजी को कितना डिस्प्लेस किया गया है, तो दो लिख दूं, दौड़ा के कूटे जाओगे। इसको कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे थे, प्लस आई में, इसको किस में डिस्प्ले कर रहा हूं, माइनस आई में, तो इसको प्लस क्यों लिखोगे, इसको माइनस लिखो ना यार, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है ना। वरना अगर अगर 2 मीटर इधर डिस्प्लेस करती तो इन दोनों में फर्क क्या रह जाता, कैसे पता चलेगा? अरे वेक्टर R1 है भाई, ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, ध्यान से देखो, बुद्धि लगाओ। अपान में 5 2 7, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 2 8 माइनस 10/7, तो ये कितना हो गया, -2/7। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर डिस्प्लेस्ड हुआ है, M1 के साइड या मैविस के साइड? ऑफ कोर्स मैविस ने इधर डिस्प्लेस किया, तो M1 सेंटर ऑफ मास इधर डिस्प्लेस्ड हो गया, सेंटर ऑफ मास इधर डिस्प्लेस्ड हो गया 2/7 पे, तो यहां से 2/7 पे इधर डिस्प्लेस हो गया। बात समझ में आया? तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। अच्छा मान लो इस सवाल में मैं अगर थोड़ा चेंज करूं, मैं चेंज करूं या आगे बढ़ूं, चेंज करूं, एक और सवाल, मान लो ये 2 केजी है, ये 3 केजी है, मान लो M1 को इस बार गुस्सा है कि अच्छा पिछली बार मैविस जीत गई थी, इस बार जीतने नहीं देना है, और ये 3 केजी है, इसने इसको इस बार 4 मीटर आगे शिफ्ट किया, ठीक है, 4 मीटर आगे शिफ्ट किया, समझ में आ रहा है? तो मैविस से मैं पूछ रहा हूं, मैविस बेटा तुम्हें ऐसा काम करना है, इस 3 केजी को उस डायरेक्शन में तुम्हें शिफ्ट करना है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो। कैसे करेगी ये? बोले सिंपल है सर जी, ये 2 केजी को इसने 4 केजी शिफ्ट किया ना, अभी मैं बता रहा हूं, मुझे ये नहीं पता किस डायरेक्शन में मैं शिफ्ट करूंगी, लेकिन मुझे मैथ्स आता है। कैसे करोगी बताओ? डेल्टा आरसी बराबर क्या लिखोगे, M1 डेल्टा R1 वेक्टर में प्लस M2 डेल्टा R2 अपान में समेशन ऑफ M। बोले कि सर मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, मैं मान लेता हूं एक्स डायरेक्शन शिफ्ट करती हूँ आगे, ठीक, एक्स डायरेक्शन शिफ्ट करती हूँ आगे। अब मैं बोलूंगा ठीक है बेटा कर ले, डेल्टा आरसी कितना होना चाहिए, समेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होना, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो बेटा, 0। तो 0 बराबर क्या होगा, M1, ए है 2, अच्छा 4 पॉजिटिव, 4 मीटर, ए पॉजिटिव लिखूं या निगेटिव, चलो लिख लेता हूं पॉजिटिव, प्लस M2 3 इंटू एक्स अपान 6, इसको इधर भेज दो, क्या हो गया 8 प्लस 3x बराबर 0, 3x की वैल्यू क्या आई -8, तो x की वैल्यू क्या आई -8/3। बोल बेटा किधर शिफ्ट करना चाहिए तुझे कि सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड है, जिधर मानी है उधर या अपोजिट में, अपोजिट में, ऑफ कोर्स अपोजिट में, क्योंकि इधर वाला डायरेक्शन हमने 4 को पॉजिटिव रखा है, तो इसका मतलब आई कैप हम बोल रहे हैं पॉजिटिव है, तो इसका मतलब निगेटिव आया, तो इसको भी सेंटर ऑफ मास को 8 में शिफ्ट करना चाहिए, ताकि मतलब इस 3 केजी को इधर शिफ्ट करना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड रहे। तो ऐसे सवाल खूब आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। तो चलो पहले हमें देखते हैं कि तुम्हारे एग्जाम में एमयू के कुछ पीवाईक्यूज करके देखते हैं, और मैं नहीं करूंगा, मैं ना
बहुत क्वेश्चन कर लिया, अब तुम करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारे लिए, जल्दी से आंसर बताओ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। भाई गलती नहीं करना है, अब तक मैं किया अब तुम करोगे। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स? क्या अगर ऐसे प्रॉब्लम भी तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो तुम कर चुके बीटेक की तैयारी। एएमयू में आया हुआ है, सारे पीवाईक्यूज हैं एएमयू के। मतलब किसी ने ग्रुप में नहीं भेजा है वो लिख के, मैंने बोला कि उसे लिख के ग्रुप में भेजना है, एंड तुम में से किसी ने नहीं भेजा। अच्छा भाई, नहीं लिखोगे याद नहीं होगा, 4 मिनट के बाद तुम भूल जाओगे। वो ट्रिक, और ये ट्रिक बहुत मुश्किल से मैंने सीखा था। हम्म फार्मूला क्या लगाऊं मैं? फार्मूला क्या लगाऊं? वेक्टर आर सी एम बराबर क्या लगाऊंगा? देखो सी आंसर आ गया। मैं इसका बोलो भाई, तुम एम वन तुम भी बताओ। M1 R1 प्लस M2 R2 अपान समेशन ऑफ एम, यही ना? M1 R1 कितना होगा? ये M1 है और ये R1 है, यही ना? तो देखो 36I और -42J, और इसका 4I प्लस 10J माइनस से क्या यार 16K अपान में कितना 628। अच्छा अब देखो यार, के का एक ही टर्म है ना, अब मैं पूरा सॉल्व करूंगा नहीं, के का एक ही टर्म है ना, मतलब जेड का कोफिशिएंट एक है ना, -16 में 8 से भाग दो तो के -2 आना चाहिए। एक्स वाई जो भी है लेकिन के तो -2 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में के -2 दिख रहा है? सी में आंसर। ठीक है, ये मतलब ये सब ना वो है, अनुभव से तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं थी, मैंने देखा कि के इकलौता है, इधर कहीं के वो है नहीं, तो मैंने के का कोएफिशिएंट एक ही में था, तो ये आंसर होगा पक्का 100%। करके देखना तुम्हारा आंसर आएगा। गॉट इट? अगला सवाल। तुम्हारी कमी, आगे गाइस। अरे ये वाला सवाल भाई साहब, ये वाला सवाल अभी मैं बोल रहा था ना, मैं अभी तुमसे पूछ रहा था ना, ये वाला सवाल देख लो। अगर तुम लोग मेरे लेक्चर पे ध्यान दोगे तो मतलब यूं ही एमयू के सवाल लग जाएंगे, यूं ही। डी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बच्चे का डी आया। कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मास m1 एंड m2। मैंने ना इसका वो अपलोड भी कर दिया है ऐप पर, तुम लोग देख सकते हो। इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास बाय डिस्टेंस d, ओके, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड सेकंड पार्टिकल टू मूव द सेंटर ऑफ मास इन सेम पोजीशन। इसको इधर डी किया गया है, तो मान लिया m2 को कहीं x डायरेक्शन इधर किया जा रहा है, मैंने मान लिया। अब x इधर होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं जानबूझ के गलत डायरेक्शन में माना हूं, तो मैं बोलूंगा 0 बराबर क्या होना चाहिए? m1 d प्लस m2 x अपान में m1 प्लस m2, इधर भेजो। ये हो गया m1 d इज इक्वल टू माइनस m2 x, x की वैल्यू हो गया -m1 d अपान m2। मतलब मैंने जो x इधर माना है वो इधर नहीं होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इधर ही होगा ना। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये होगा m1 d अपान m2। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अरे सर गुड, आप बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाते हो, उसमें कोई शक नहीं है क्या किसी को शक? कोई शक गाइस? ओके अगला सवाल। अच्छा इसको अभी रहने दो, इसको अभी रहने दो, इसको करो, उसको अभी मैं अभी तुम्हें मैं सिखाऊंगा। जो 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 सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा ये सवाल दिख रहा है ना तुम्हें? ग्राफ बनाया हुआ है, एमयू का है क्वेश्चन, लास्ट प्रीवियस ईयर में है। अब गलती ना करना यार, कुछ लोग होते हैं गलती कर देते हैं, दुख, मन दुखी हो जाता है। और आज का सबसे बेस्ट प्रॉब्लम होगा केवीटी प्रॉब्लम, जो जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम होता है हमेशा से, चाहे वो रोटेशन हो
या सेंटर ऑफ मास हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो। मुझे जी कौन कौन बूझा है? प्रखर ने भेज दिया, वाह प्रखर। इसका सी, यार गलत नहीं होना चाहिए सी। तो एमयू का लेवल देख रहा हूँ ना गाइस, देख रहा हूँ ना। तो मुझे नहीं लगता है किसी का ये गलत हो सकता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन दिस प्रॉपरली। मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, चलो मैं कर देता हूँ। एक्सियम बराबर क्या होगा? देखो इसका तो इसका कोऑर्डिनेट बोल देना यार। यहाँ 2 है और ऊपर 1 है, इसका कोऑर्डिनेट बोल देना। यहाँ 1 और ऊपर 2, और इसका तो 0,0 है। मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0। सना आर यू इन द क्लास? सना क्लास में है कि नहीं है? 8 4 12 13 14 15 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये क्या आ रहा है? 8 8 और 8 8 16/15 ये आ रहा है क्या? क्यों भाई, ये आ रहा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया किया तुमने वाई कोऑर्डिनेट निकाला। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये 1 है, ये 0.9 है और 13 है और ये 1.1 है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग फालतू में निकाल रहे हैं, चारों वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है। इसका मतलब बस एक वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाई शब निकालो। बहुत बढ़िया, तुम लोग रह के तेजी से सीख रहे हो मेरे साथ। 4 × 1 प्लस ये है 8 × 2 अपन क्या है, 8 से 12 13 14 15। तो ये कितना हो गया भाई? 16 16 4 20, 20/15 ये कितना हो जाएगा? 5 × 20, 5 से 15, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.1 के आसपास। तो 1.3 तो हो नहीं सकता। ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है क्या? अरे भाग दे दो यार, सॉरी 1.3 होगा। हाँ 1.1 नहीं हो सकता, 1.3 होगा। दैट्स आवर आंसर। आर गेटिंग माय पॉइंट? ए 1.1 आएगा और ए 1.3 आएगा। तो बहुत इजी सवाल था, एमयू का क्वेश्चन था। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो यू कैन सॉल्व। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा कैविटी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि लिटरली बहुत ही शानदार प्रॉब्लम होता है, केविटी प्रॉब्लम। सो इसको सीखने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होगी। देखो केविटी प्रॉब्लम ना, अच्छा मैं तुम्हें पूछता हूँ एक सवाल। मान लो यहाँ पे एक ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर एक कोई सामान रखा हुआ है। अब इन तीनों का सेंटर ऑफ मास मैं तुमसे पूछूं, तो तुम मुझे एक बात बोलोगे कि भैया सेंटर ऑफ मास इन तीनों का, इस पूरे सिस्टम का निकालना है, तो इसको इसके सेंटर ऑफ मास पर रिप्लेस कर दो। इसको मिटा के इसके सेंटर ऑफ मास पर, इसके सेंटर ऑफ मास पर इसका सारा मास धर दो, और फिर इसको भी मिटा के इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका सारा मास धर दो, और इसको भी मिटा के इसके सेंटर ऑफ मास पर इसका सारा मास धर दो, और फिर सेंटर ऑफ मास निकाल दो। तो आर सेंटर ऑफ मास निकाल दो। क्या एम ऐसे में निकाल सकता हूं ना? फिर M1 R1 M2 R2 करके कर सकता हूं ना? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो ऐसे ही सवाल है, इसको जो मुझे सॉल्व करना है। इसमें क्या है ना कि एक रिंग था, सॉरी मतलब कैविटी प्रॉब्लम रिंग नहीं था, यह एक डिश था। अब तुम बताओ, अगर ये डिश होता पूरा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता? इसके सेंटर पर होता कि नहीं होता? ओरिजिन पर होता, बहुत बढ़िया, ओरिजिन पे होता। लेकिन मान लो एक कुच्चुल आ गई, जैसे एमएन कुच्चुल आ गई, इसने क्या किया, इसको ना काट दिया, इसको काट के ले जाके फेंकाई। तो अब ये क्या हो गया, खोखला हो गया यहां तक। ये वाला पोर्शन क्या हो गया मेरे भाई? ये वाला पोर्शन क्या हो गया? खोखला हो गया। तो क्या अब अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा? नहीं। तो तुमसे सवाल पूछ रहा है कि अब ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो यार हुआ बात कि चलो इसको सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये पूरा
भरा हुआ और माइनस इतना जो काट के निकाला गया है, इन दोनों को जोड़ के। अरे इसको पहले उतना ही, उसको मैं एक लाके भर दूं और फिर उतना ही मास इसमें जोड़ दूं। जैसे ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव मैंने सिग्मा माना। सिग्मा निगेटिव नाम की कोई चीज होती नहीं, पर मैंने माना है। अगर इसको मैं यहां फिट करूंगा तो यहां खाली कर देगा, समझ रहे हो? तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे बात तुम मेरी नहीं समझ रहे हो। अगर ये पूरा भरा हुआ होता, अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो उसको मैं ऐसा केविटी प्लस केविटी लिख सकता था। हाँ या ना? हाँ या ना? अब मुझे सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसको भी इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? ए सेंटर ऑफ मास माइनस ए वाला छोटी चीज, ये पूरा फुल और माइनस इसमें से काट के निकाला गया। बात समझ रहे हो? तो अब मैं माइनस लिखने के बजाय इसको प्लस लिख के इसका सिग्मा माइनस दे दे रहा हूं, जितना माइनस, जितना मास निकाला गया है काट के, और इसका प्लस है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना? एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों को बात समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, अगर ये पूरा डिस्क था, अगर ये पूरा डिस्क था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस डिस्क में से M1 को चुल मच गई, इसने इतना काट के निकाल दिया और बाकी का यहां पे रख दिया, ऐसा लिख सकता हूं। तो ए भी सिग्मा था और ए भी सिग्मा था। इसका मास मान लो M1 था और इसका मास भी मान लो M2 था और इसका मास M था। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है? अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता है और इसका भी सेंटर ऑफ मास पता है, लेकिन इसका नहीं पता, इसका निकालना है, तो मैं इसको इधर भेज दिया। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा ये वाली चीज और माइनस में ये वाली चीज। तो माइनस लिखने के बजाय मैं इसको प्लस लिख के इसका मास माइनस कर देता हूं और इसका मास तो है ही। अब ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? इसका निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? कितने लोग समझे? बूझे कि नहीं बूझे? बूझे? अगर तुम बूझे हो तो एक और बात बताना जो मैं कह रहा हूं। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक देखना, बहुत शानदार ट्रिक लगाएंगे हम लोग। टिन टिन टिन, ये ठीक है, दिस इज 0,0 और यहाँ पे क्या था? ये था। आर यू गेटिंग दिस? ठीक, इसको मैं लिख दे रहा हूं पूरा का पूरा, यहां से ये चीज और फिर प्लस में यहाँ पे ये चीज। देखो जो चीज जहां था, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर पर ही होगा। मान लो इसका मास ए है तो इसके सेंटर पर ही होगा 0,0 पे। इसका मास कहाँ है? इसका मास यहाँ है। ये चूंकि कितने का था, यहां से यहां तक R था, तो ये चीज R/2 पे है, सेंटर ऑफ मास इसका R/2 पे है। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? तो अब मैं पूरे चीज को ना, इसको इसको रिप्लेस करता हूं इसके इसके मास से, इसको रिप्रेजेंट करता हूं इसके मास से। ध्यान से समझना, इसको रिप्रेजेंट करता हूं इसके मास से। इसका मास इसके एरिया से रिप्रेजेंट हो रहा है और इसका मास यहाँ से R/2 पर है, इसके एरिया से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मुझे इन दोनों डिस्क्रीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है एक्सियम। तो कैसे निकालूंगा? अभी माइनस एरिया करूंगा क्योंकि घट रहा था, ये माइनस एम था। क्या होगा? A1 इंटू 0 प्लस A2, तो ये हो जाएगा -A2 इंटू इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा? इसका डिस्टेंस क्या होगा? R/2 अपान A1 प्लस A2। कितने लोगों को समझ में आया? अभी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि A2 निगेटिव है। आर यू गॉट दिस? समझ में आया क्या? कैसे मैंने इसको सॉल्व किया? कैसे मैंने इसको सॉल्व किया? बस सिंपल, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। एरिया बता दो, इसका एरिया क्या होगा बड़े वाले का? 4πr² और इसका πr², तो हो जाएगा 5πr²। अरे इसका बड़े वाले का एरिया क्या होगा? ये चूंकि कितना था, 2r था ना, सॉरी r था, ये r था, तो ये हो जाएगा πr²। और इसका एरिया क्या था? R/2 था, तो ये हो जाएगा πr²/4। तो ये हो जाएगा πr², तो कॉमन कर लो। और इसमें ये तो एक चीज तो 0 थी, दूसरी चीज क्या थी? माइनस में
हाँ घटना घटना है, प्लस नहीं होना है, माइनस होना है, माइनस होना है, क्योंकि इसका एरिया निगेटिव है। और ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू आर बाई 2 आंसर। तो कितने लोगों को समझ में आया एक कॉन्सेप्ट की कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, कैविटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अरे भाई कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं यार? कैन यू सॉल्व दिस कैविटी प्रॉब्लम? बस इसको सॉल्व करने का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, मेन फॉर्मूला। इसको इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे कहीं होगा 0,0 पे A1, और इसका कहाँ ही होगा, यहाँ पे होगा R/2,0 पे, और ये क्या होगा -A2। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा एक्सियम, ये होगा 0 इंटू A1 प्लस -A2 इंटू R/2 अपान में A1 माइनस A2, खत्म आंसर। क्या ये फॉर्मूला मतलब बना लोगे ना खुद से? क्या फॉर्मूला बना नहीं लोगे खुद से हैं? ऑब्वियसली इजी बात था, इजी बात था, यू कैन सॉल्व दिस। मुझे जहां तक लगता है बच्चे इसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलो तो एक सवाल और करते हैं। अच्छा ये बातचीत एक बात और याद है, एक बात और याद है, चलो हम प्रोजेक्टाइल वाला कल करेंगे। तो देखो तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास खत्म हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास तो स्टार्ट करना, कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन के जितने सवाल हैं तुम लगा सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास खत्म हो चुका है, तुम लगा सकते हो। और दूसरी बात जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम लोग ये पढ़ेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोमेंटम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये बताओ सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कितने लोग को समझ में आया? मेरे कितने कितने इतने भाई थे जिन्होंने बहुत अच्छे से समझा, मतलब प्यार से समझा, मजेदार चीज समझा कि भैया आपने जो समझाया बुझाया हमको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है पढ़ने में, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में। कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा प्लीज टेल मी। ऋषभ, अच्छा जो जो कल नया बच्चा एडमिशन लिया था, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? हाउ, ओके, नाम क्या है भाई आपका? आपको समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास अच्छा लग रहा है? कोई शिकायत? ओके तो चलो गाइस, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन तुम अब बाकी सारे क्वेश्चन जो भी सेंटर ऑफ मास के हैं यू हैव टू सॉल्व, और जो डाउट हो पूछना, होमवर्क बिल्कुल मत छोड़ना, होमवर्क खुद से कर लेना। और कल हम सेंटर ऑफ मास को खत्म कर देंगे, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन पे बढ़ेंगे क्या? अच्छा नोट्स मैं अपलोड कर देता हूँ, तो ये चीज कल हम बढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन पर। बाकी आई थिंक तुमको सब समझ में आ रहा है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हाँ सारे डाल दिए। देखो जितने लोग तुमने सारा ले लिया है क्या मैं विश? ओके देखो मैंने उसमें सारा डाल दिया है, क्या कहते हैं कॉम्बो में। तो जिनको सारा लेना हो ना वो बाकी का पेमेंट करके कॉम्बो में डायरेक्ट जाए, ठीक है, क्योंकि उसका अलग फायदा है, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी सारे मिल जाएंगे कॉम्बो में। ठीक है, और बाकी जिनको पार्ट टाइम लेना, पार्ट वाइज लेना है तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मैं अरेंज कर रहा हूँ। बाकी कॉम्बो में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब हो चुका है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कॉम्बो में जिनको अभी तुरंत चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड इवनिंग, टेक केयर।